जीवन की बात सुनकर जीविका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने खुद को शांत किया और बोली, आप मेरे डिजाइन को रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? जीवन अपनी चेयर पर बैठ गया और डेस्क पर रखे दूसरे डिजाइन को देखकर बोला, बकवास इंसान और उनकी बकवास चीजों को मैं काफी टाइम पहले छोड़ चुका हूँ। जीविका बोली, इतना एटीट्यूड सही नहीं है, घमंड हमेशा इंसान को डुबाता है, याद रखना। जीवन ने कहा, यह बात तुम्हें भी याद रखनी चाहिए, क्योंकि तुमसे ज्यादा घमंडी इंसान तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। जीविका ने कहा, देखिए मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ, अगर आपको मेरे डिजाइन पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, पर उन्हें सेलेक्ट करके आगे भेज दीजिए ताकि दूसरी कंपनियां मेरे डिजाइन को ले सके। जीवन ने कहा, अच्छी डिजाइन होती तो मैं जरूर सेलेक्ट करता, पर तुम्हारा एक भी डिजाइन देखने लायक तक नहीं है और तुम्हारी वजह से मैं बाकी कंपनियों के साथ धोखा नहीं कर सकता। अब तुम जा सकती हो। जीविका ने कहा, आप होते कौन है मेरे डिजाइन को बकवास कहने वाले? जीवन ने कहा, सारी डिजाइन कंपनीज का लीडर मैं हूँ, मेरे अंडर ही सारी कंपनीज काम कर रही हैं, अब अपने इस घमंडी चेहरे के साथ निकलो यहाँ से। इतना कहकर जीवन ने उससे नजरें हटा ली और अपने लैपटॉप को देखने लगा। जीविका को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने जोर से अपने पैर पटके और तेजी से वहां से चली गई। उसके जाने के बाद जीवन ने अपने लैपटॉप को डेस्क पर रखा और बेहद गुस्से से बोला, तुम मुझे भूलकर इतनी आसानी से आगे कैसे बढ़ सकती हो? मैं तुम्हें कुछ भी भूलने नहीं दूंगा। आ गया हूं मैं तुम्हारी गलतियों का एहसास कराने, तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाने। इस जीविका शेखावत, दोनों की ये टकराहट इन्हें कहां तक लेकर जाती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जीविका वहां से निकलकर सीधा अपनी बुटीक चली गई और गुस्से में अपना काम करने लगी। दूसरी ओर सनम और रदा अकेडमी के लिए तैयार हो गई। रदा सनम से नाराज थी क्योंकि कल सनम उसे बिना बताए वापस आ गई थी, वो भी उसे पार्क में अकेला छोड़कर। अब सनम उसे कैसे समझाए कि उसे अधीर ले गया था। कल रात से सनम रदा को मनाने की कोशिश कर रही थी। दोनों रेडी होकर पीजी से बाहर निकल गए और थोड़ी दूर तक पैदल चलने लगी। रदा मुंह फुलाकर आगे आगे चल रही थी और कुछ देर बाद उन दोनों को ऑटो रिक्शा मिल गया जिसमें बैठकर दोनों अपने अकेडमी के लिए निकल गए। पूरे दिन दोनों ने जमकर डांस प्रैक्टिस की और धीरे धीरे शाम होने को आई। काफी स्टूडेंट्स तो चले जाते थे, रदा भी थक चुकी थी और सनम के पास जाकर उखड़े हुए स्वर में बोली, चलो अब लेट हो रहा है। सनम ने कहा, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं ना, इतनी जल्दी जाकर क्या करना है? रदा ने कहा, मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। सनम ने कहा, ठीक है तुम चली जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। रदा ने कहा, अकेले कहीं भी नहीं रहना, चुपचाप मेरे साथ चलो। सनम ने कहा, रदा प्लीज तुम्हें रुकना है तो रुक जाओ, पर मुझे नहीं जाना है अभी। रदा और सनम ने काफी देर तक एक दूसरे से बहस की और अंत में जाकर रदा ने हार मान ली और बोली, अपना ध्यान रखना और जल्दी से वापस आना, नाराज तो अभी भी हूं मैं तुमसे। इतना कहकर रदा वहां से चली गई। उसे जाते हुए देखकर सनम मुस्कुरा रही थी। सनम ने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी, वहीं राज उसे छुप छुप कर देख रहा था। उसकी नजर सनम के हसीन बदन पर टिकी हुई थी। जैसे जैसे वो डांस कर रही थी वैसे वैसे उसका बदन मटक रहा था, जिसे देखकर राज लालसा भरी निगाहों से सनम को देख रहा था। उसने अपने मन में कहा, आज वही होगा जिसकी प्लानिंग मैं इतने दिनों से कर रहा हूँ। आज मौका भी अच्छा है इस लड़की को हासिल करने के लिए। राज वहां से चला गया। एक तरफ जाकर उसने किसी को फोन किया और कहा, 4 आदमी तैयार रखो और थोड़ी ही देर में मुझे मेरा काम पूरा होता हुआ दिखना चाहिए। इतना कहकर राज ने अपना फोन काटा और कातिल मुस्कान लिए सनम को याद करने लगा। शाम के 7 बज चुके थे। सनम ने अपनी प्रैक्टिस खत्म की और अपना बैग लेकर अकेडमी से बाहर निकल गई। उसे कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिली। परेशान होकर वो पैदल ही चलने लगी। उसके पीछे पीछे कोई चल रहा था जिसका एहसास उसे हो चुका था। सनम ने हिम्मत की और तेजी से वहां से जाने लगी। कोई था जो उसके पास आता जा रहा था। आज सनम को जो एहसास हो रहे थे वो जाने पहचाने नहीं थे और हमेशा की तरह अच्छे भी नहीं थे। आज तो सनम को बुरा महसूस हो रहा था, इसलिए वो जल्दी से वहां से जाने लगी। तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जोर से खींच लिया। सनम घबरा गई और चिल्लाने लगी। तभी उसने देखा उसकी आंखों के सामने राज अपनी गंदी मुस्कान लिए खड़ा था। उसे देखकर सनम को बहुत गुस्सा आया। उसने जोर से अपना हाथ झटक दिया और उंगली दिखाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? क्या औकात है तुम्हारी जो मेरा पीछा कर रहे हो? राज को उस पर गुस्सा आया और वो बोला, ये ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, सारे पर काट दूंगा। किसके दम पर इतना उछल रही है? उस अधीर सिंह राजपूत के या उस मास्क वाले के? पता नहीं कितनों को लेकर घूमती है। सनम ने कहा, मैं कितनों को भी लेकर घूमूं, तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? तुम अपनी हद में रहो। राज ने कहा, तुझे आज बताऊंगा कि मेरी हद क्या है। इतना कहकर राज ने अपने हाथों से कुछ इशारे किए जिसे सनम समझ पाती। इससे पहले ही उसके पीछे 4 आदमी आकर खड़े हो गए। सनम पीछे मुड़ने ही वाली थी, तभी उनमें से एक आदमी ने सनम के सर पर डंडा मारा। सनम का दिमाग घूम गया, उसे चक्कर आने लगे। उसे इतना ज्यादा दर्द हुआ कि वो बस जोर से चिल्लाई और बोली, अधीर। सनम के चीखते ही अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा अधीर बेचैन हो गया। उसके माथे पर पसीना आने लगा। उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को फेंक दिया और अपनी चेयर से खड़ा होकर जोर से बोला, सनम। अधीर को कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो अपने कैबिन से बाहर निकल आया और तेजी से वहां से जाने लगा। उसके गार्ड्स उसके पीछे पीछे चलने लगे। अधीर अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से पीजी के लिए निकल गया। इस वक्त सनम अपनी पीजी में ही होती है। अधीर सनम को कॉल कर रहा था। वहीं सड़क पर बीचों बीच घायल पड़ी सनम अपने फोन को देख रही थी जिस पर मिस्टर अधीर नाम शो हो रहा था। सनम ने उसका नाम पढ़ा तो उसकी आंखों से पानी बहने लगा। वो उसका कॉल अटेंड करना चाहती थी पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। राज उसके पास आया और उसके फोन को हाथ में लेकर बोला, अच्छा तो तेरे आशिक का कॉल आ रहा है, इसे क्या पता कि उसकी माशुका आज मेरी बनने जा रही है। इतना कहकर राज ने सनम का फोन जोर से रोड पर फेंक दिया और उसे अपने पैरों से दबाकर सड़क पर घायल पड़ी सनम को अपनी गोद में उठाया और अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। सनम रोते हुए अपने फोन को देख रही थी। उसके दिमाग में अधीर घूम रहा था। उसकी चुभन महसूस हो रही थी, पर असल में वो आज उससे बहुत दूर था। उसे पता भी नहीं था कि सनम के साथ क्या होने वाला है। राज ने सनम को कार के पीछे की सीट पर पटक दिया और खुद आगे बैठकर वहां से तेजी से निकल गया। उधर गाड़ी में बैठा अधीर बहुत गुस्से में था। सनम का फोन लग ही नहीं रहा था। अधीर को एहसास हो गया था कि कुछ तो गलत है। उसने अपनी गाड़ी को बीच रास्ते में रुकवा दिया और सनम के फोन की लास्ट लोकेशन को ट्रेस करने लगा, जो अकेडमी से थोड़ा दूर एक सुनसान सड़क पर बता रही थी। अधीर ने ड्राइवर से कार स्टार्ट करने को कहा और वहां से निकल गया। कुछ ही देर में अधीर की गाड़ी उस जगह पर आकर रुकी। अधीर बेचैन हो गया था, गुस्सा उसके सर चढ़ गया था। वो सनम से मिलने के लिए बेकरार हो रहा था। अधीर गाड़ी से बाहर आया और इधर उधर देखने लगा। वो जोर से चिल्लाया और बोला, जाओ पूरे जंगल को तलाशो, मेरी सनम मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। अधीर के गार्ड्स भागे और सनम को ढूंढने लगे। अधीर भी इधर उधर देख रहा था। तभी उसे सड़क पर खून की बूंदें दिखाई दी। अधीर अपने घुटनों के बल बैठ गया और खून की बूंदों को अपनी उंगली से देखकर हद से ज्यादा गुस्से से चिल्लाया। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। उसके आदमी थर थर कांपने लगे। अधीर खड़ा हुआ और बोला, मेरी सनम को कुछ नहीं हो सकता, अभी तो उसे पूरी जिंदगी मेरे साथ बितानी है।
मुझे उसे अपने साम्राज्य की रानी बनाना है। देख कुछ नहीं होगा, इसमें जिसका भी हाथ है वो अब मेरे हाथ से गया, और ऐसा गया कि जैसा कोई सोच भी नहीं सकता। अधीर गुस्से में जल रहा था। तभी उसका एक आदमी उसके पास आया और उसे एक फोन दिखाते हुए बोला, बॉस मुझे ये फोन मिला है, आप देखिए कहीं ये मिस बॉस का तो नहीं है ना। अधीर ने उसके हाथ से फोन लिया और वो उसे जल्दी से पहचान गया कि ये फोन सनम का ही है। अधीर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे समझ आ गया था कि किसी ने सनम को किडनैप किया है, पर आखिर वो है कौन। अधीर अपने तेज दिमाग को चलाने लगा, हालांकि अंदर से वो बहुत बेचैन हो रहा था। उसकी जिंदगी खतरे में थी। उसकी सनम, जिसके साथ उसने अभी तक जिंदगी शुरू भी नहीं की थी, और आज उसका किडनैप हो गया था। अधीर ने रिदा को कॉल किया और सब कुछ बता दिया। रिदा परेशान हो गई। अधीर ने रिदा से अकेडमी से जुड़े कई सवाल किए। रिदा ने एक एक सवाल का जवाब दिया। अधीर बहुत गुस्से में था और वो जोर से बोला, देखो मुझसे कुछ भी मत छुपाओ, और भी कुछ है जो मुझे पता नहीं है। क्या मेरी सनम किसी चीज से परेशान थी या कोई उसे परेशान कर रहा था? जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है। अधीर के चिल्लाने से रिदा सहम गई और हड़बड़ाकर बोली, सनम को कोई परेशान तो नहीं करता था, पर हाँ एक राज नाम का लड़का है जो बार बार सनम के पास आने के बहाने करता रहता है। उसकी नीयत सनम को लेकर ठीक नहीं है। वो उसे कुछ ना कुछ गलत बोलता रहता है, जिसका सनम उसे अच्छे से जवाब देती रहती है। राज किसी बिल्डर का बिगड़े बेटा है जो सबके ऊपर अपनी दादागिरी चलाता है। रिदा की बात सुनकर अधीर के माथे की नसें फूलने लगी। उसकी आंखें खून सी लाल हो चुकी थी। गुस्सा अब उसकी रग रग में बहने लगा। उसने अपने फोन को कसकर दबा दिया और हद से ज्यादा गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, राज तू तो गया। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब, तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अधीर गुस्से से अपनी गाड़ी में बैठ गया और उसकी गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। कुछ देर बाद अधीर की गाड़ियों का काफिला एक बंगलों के आगे जाकर रुका। अधीर गुस्से में बैठा उस बंगलों को देख रहा था। उसने अपना फोन निकाला और नंबर डायल कर दिया। बंगलों के अंदर अपने कमरे में बेड पर पसर कर बैठे आदमी ने अपना फोन देखा तो वो झट से अपनी जगह से खड़ा हो गया। अधीर सिंह राजपूत का कॉल जो आ रहा था, उस आदमी ने जल्दी से अधीर का कॉल अटेंड किया और बोला, जी मिस्टर अधीर, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अधीर ने इतना ही सुना था कि उसका गुस्सा और बढ़ गया और वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, सिन्हा तेरा बेटा कहाँ है? अधीर की गुस्सैल आवाज सुनकर सिन्हा डर गया। उसके पसीने छूटने लगे। वो हड़बड़ाकर बोला, मिस्टर अधीर प्लीज, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? हमें माफ कर दीजिए। अधीर ने कहा, तेरे बंगलों के बाहर खड़ा हूं तेरी बैंड बजाने के लिए। अधीर की बात सुनकर सिन्हा के होश उड़ गए। वो बिना रुके तेजी से अपने बंगलों के बाहर आया। उसने सिक्योरिटी गार्ड से गेट खुलवाया और लगातार 4 गाड़ियां लाइन से अंदर घुस गई। अधीर हद से ज्यादा गुस्से में अपनी गाड़ी से बाहर निकल आया और आते ही उसने सिन्हा की कॉलर पकड़ ली और उसे खूनी निगाहों से देखते हुए बोला, तेरा बेटा राज कहाँ है? सिन्हा बुरी तरह से डर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अधीर उसके बेटे के बारे में क्यों पूछ रहा है। सिन्हा डरते हुए बोला, मिस्टर अधीर, वो राज तो अपने फार्म हाउस में है, अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे पता चला, पर आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? अधीर को हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा। उससे सहन ही नहीं हो रहा था कि कोई उसकी सनम को उससे दूर ले गया और उसके साथ कुछ गलत न कर दे। अधीर ने सिन्हा को जोर से धक्का लगाया। सिन्हा जमीन पर पड़ा कांप रहा था। अधीर उसे उंगली दिखाकर गुस्से से बोला, तेरी बिगड़ैल औलाद का इस दुनिया में आखिरी दिन है, छोड़ूंगा नहीं उस कमीने को। अधीर अपनी कार में बैठ गया और उसकी गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। सिन्हा डर गया। उसे अपने बेटे की चिंता होने लगी। वो जैसे तैसे अपनी जगह से खड़ा हुआ और राज को कॉल किया, पर उसका कॉल वो अटेंड ही नहीं कर रहा था। सिन्हा की हालत खराब हो रही थी। पता नहीं अधीर उसके साथ आज क्या करने वाला था। सिन्हा बार बार अपने बेटे को कॉल कर रहा था पर कोई जवाब नहीं मिला। वहीं शहर से दूर एक फार्म हाउस में राज हॉल में सोफे पर बैठा हुआ अपने सामने जमीन पर पड़ी सनम को अपनी गंदी नजर से देख रहा था। सनम के माथे से हल्का सा खून निकल रहा था। उसके गाल पर उंगलियों के निशान थे, जैसे उसे जोर का थप्पड़ पड़ा हो। सनम की नाक से भी खून बह रहा था। वो घायल जरूर थी, पर उसकी आंखों में भयंकर गुस्सा दिख रहा था और वो अपनी नफरत से राज को देख रही थी। राज उसकी आंखों को देखकर बोला, कब तक बचेगी? पूरी रात तू और मैं यही है, तुझे तो मैं हासिल करके रहूंगा। सनम गुस्से से बोली, औकात क्या है तेरी मुझे छूने की? गंदी नाली के कीड़े, तू बहुत बुरी मौत मरेगा तब भी तू मुझे हासिल नहीं कर पाएगा। आज भी नहीं कर पाया। राज ने कहा, बार बार कोशिश करूंगा, कभी ना कभी तो तू थकेगी और हार मानेगी। सनम ने कहा, सनम मर जाएगी पर तुम जैसे कुत्तों के हाथ नहीं आएगी। राज को सनम की बातों पर गुस्सा आने लगा। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने सनम के बाजू को पकड़कर उसे खड़ा कर दिया और कहा, अब तुझे बताता हूँ एक मर्द की ताकत क्या होती है। इतना कहकर राज सनम को कसकर पकड़ के अपने साथ ले जाने लगा। सनम खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। राज उसे खींचकर रूम में ले आया और उसे जोर से बेड पर धक्का दे दिया। सनम का बैलेंस नहीं रहा और वो बेड पर जा गिरी। राज ने अपना शर्ट उतारकर फेंक दिया और सनम को अपनी गंदी नजर से देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। सनम हिम्मत करके पीछे हटने लगी, पर राज बेड पर आ गया और उसने सनम के पैर पकड़कर उसे नीचे खींच दिया। सनम बुरी तरह से चिल्लाई और उसे लात मारने लगी। राज को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हैवान अपनी बेशर्मी दिखाने के लिए आगे बढ़ने लगा। उसने सनम के पैर को अपने घुटनों से दबा दिया और उसके हाथ पकड़कर बेड पर दबा दिया और उसके करीब जाने लगा। तभी किसी मजबूत हाथ ने राज की गर्दन को जकड़ लिया। राज चाहकर भी सनम के पास नहीं जा पा रहा था। उसकी गर्दन बुरी तरह से दर्द करने लगी थी। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी गर्दन को पकड़ा हुआ है। अधीर अपनी लाल खूनी निगाहों से राज को देख रहा था। अधीर राज के ठीक पीछे उसकी गर्दन पकड़कर खड़ा था। अधीर ने उसे और मजबूती से पकड़ लिया और उसे खींचकर जमीन पर गिरा दिया। राज बुरी तरह से जमीन पर गिर गया और तेज तेज सांस लेने लगा। उसकी हालत खराब हो रही थी। सनम ने महसूस किया कि अभी तक उसके साथ कुछ नहीं हुआ है। उसने अपनी खूबसूरत नीली आंखों को खोला तो उसके सामने अधीर खड़ा था, जो गुस्से से जमीन पर पड़े राज को देख रहा था। अधीर को देखते ही सनम भावुक हो गई और जोर जोर से रोने लगी। सनम की आवाज सुनकर अधीर ने उसकी तरफ देखा तो वो बेचैन हो गया। उसकी सनम दर्द में थी, वो रो रही थी। ये सब अधीर से बर्दाश्त नहीं हुआ। अधीर जोर से सनम के पास आया और उसे हौले से पकड़कर बैठा दिया। सनम जोर जोर से रोए जा रही थी। अधीर उसे इस तरह से नहीं देख सकता था। सनम की आवाज सुनकर अधीर ने उसकी तरफ देखा तो वो बेचैन हो गया। उसकी सनम दर्द में थी, वो रो रही थी। ये सब अधीर से बर्दाश्त नहीं हुआ। अधीर जल्दी से सनम के पास आया और उसे हौले से पकड़कर बैठा दिया। सनम जोर जोर से रोए जा रही थी। अधीर उसे इस तरह से नहीं देख सकता था। उसने झट से सनम को अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाने लगा। सनम ने कसकर अधीर को पकड़ लिया और उसके सीने में मुंह डालकर रोने लगी। अधीर बोला, शांत हो जा, क्योंकि अब हम दोनों मिलकर इसकी अशांति पैदा करेंगे। तुम्हें छूने की नाजायज कोशिश की है ना इसने, अब मैं इसे बेदर्द से भी खौफनाक मौत दूंगा। राज डरते हुए अधीर की तरफ देखने लगा और हिम्मत करके बोला,
आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फार्म हाउस में आने की और मेरी ही गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने की? छोड़िए उसे। राज की बात सुनकर अधीर आपे से बाहर हो गया। उसने सनम को आराम से बैठा दिया और बेड से खड़ा होकर अपने शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करते हुए राज की तरफ बढ़ने लगा। राज संभल पाता इससे पहले अधीर ने उसके सीने पर जोर से लात मार दी और चिल्लाकर बोला, सनम सिर्फ मेरी है, उस पर हक जताने की तेरी औकात नहीं। अधीर की बात सुनकर सनम की नीली आंखों से आंसू मोतियों की तरह बहने लगे। सनम के दिल को अधीर की बात छू गई जब वो बोला कि सनम सिर्फ उसकी है। सनम अपनी मायूस आंखों से अधीर को देखे जा रही थी। राज को इतनी जोर से लात पड़ी थी कि उसके सीने में दर्द हो रहा था। अधीर ने अपनी बेल्ट निकाली और उसे डरावने तरीके से अपने हाथों पर लपेटने लगा। राज उसे देखकर डर रहा था। अधीर उसके पास आया और उसकी छाती पर पैर रखकर खौफनाक तरीके से बोला, मर्दानगी दिखानी है तुझे? चल मुझे दिखा अपनी मर्दानगी, मैं भी तो देखूं तुझ में है क्या नया। अरे ऐसे कांप क्यों रहा है? दिखा अपनी मर्दानगी। राज उससे छूटने की नाकाम कोशिश कर रहा था। राज की दर्दनाक चीखें पूरे फार्म हाउस में गूंज उठी। उसे सुनकर सनम बुरी तरह से डर गए और हैरानी से अधीर को देखने लगी, जिसके ऊपर शैतान हावी हो गया था। अधीर गुस्से से पागल हो चुका था और वो बोला, इतने से दर्द को तू सहन नहीं कर पाया और चला है औरतों पर अपनी मर्दानगी झाड़ने? ऐसे तो मर्द नहीं होते हैं। सनम को अजीब सा डर लगने लगा था। उसे अधीर से अलग ही वाइब्स आ रही थी। अधीर ने दर्द में तड़पते हुए राज को देखा और उसके चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो बोला, राज सिन्हा क्या हुआ तुझे? तेरी मर्दानगी कहाँ चली गई? तू तो रो रहा है, तू तो कांप रहा है। अधीर ने उसे एक और लात मारी और तेजी से सनम के पास आया। सनम उसे देखकर कांप उठी और बेड पर सिमटने लगी। अधीर उसके पास बैठ गया और उसके चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगा और पागलों की तरह उसे देखने लगा। सनम उससे डरने लगी। उसे देखकर अधीर दीवानों की तरह बोला, क्या हुआ मेरी सनम को? डरने की जरूरत नहीं है, इसे तो मैं इतनी बुरी मौत दूंगा, इसे देखने वाला जिंदा मर जाएगा। आओ मेरे पास, तुम्हें हर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। अधीर के अजीब से बर्ताव को देखकर सनम डर गई थी। उसे अधीर अधीर नहीं लग रहा था, कोई और ही लग रहा था। सनम के माथे पर पसीना आने लगा। वो घबराती हुई पीछे जाने लगी। तभी अधीर ने उसे पकड़ लिया और उसे अपने करीब लाते हुए नशे में चूर होकर बोला, इस बदजात ने तुम्हें छूने की कोशिश की है ना? तुम्हें तकलीफ दी है ना? अब देखो मैं इसे किस हद तक की तकलीफ देता हूँ। इतना कहकर अधीर ने सनम के माथे को देखा जिस पर हल्का सा खून लगा हुआ था। सनम के नाक से थोड़ा सा खून आ रहा था और उसके गालों पर थप्पड़ के निशान पड़े हुए थे। ये सब देखकर अधीर का दिमाग खराब हो गया। जिस लड़की को वो कांच की गुड़िया की तरह रखना चाहता था, उसी लड़की के गाल पर इस नीच इंसान ने थप्पड़ मार दिया, उसके नाक से खून निकाल दिया। ये सब अधीर की बर्दाश्त शक्ति से बाहर हो गया था। उसकी आंखों में खून उतर आया था, जिसे देखकर सनम का दिल दहल उठा। उसे हद से ज्यादा डर लग रहा था। अधीर गुस्से में पागल होकर अपनी जगह से खड़ा हुआ। वो किसी खूंखार जानवर की तरह तेज तेज सांस छोड़ रहा था और राज की तरफ बढ़ने लगा। सनम उसे रोकना चाहती थी पर डर के मारे उसकी हिम्मत नहीं हुई कुछ भी बोलने की। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।